जय हिंद एवरीवन। तो यार इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो आपको पूरे के पूरे इस वीडियो में मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन के लिए इस वीडियो का यूज कर सकते हैं। कोई भी बकवास बातें इसमें नहीं होगी, केवल और केवल फॉर्मूला जो कि आपका चैप्टर में यूज होने वाला है। हर एक चैप्टर रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी तक कराने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगी उसको याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ इस नोट्स की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो @रैंकर्स NTSC 2023 पर मैं ये पीडीएफ डाल चुका हूं, जाके वहां से डाउनलोड कर लो। आप इसको क्विकली रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी फॉर्मूला याद करने का किस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यार मैं अगर बात करूं रियल नंबर की तो बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, जिसमें से केवल और केवल टॉपिक जो फॉर्मूला वाला होता है वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF एंड LCM। अब HCF निकालने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए दो नंबर है x और y का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो जो भी नंबर आपको कॉमन मिलेंगे उसका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वो आप यहां पर लिख लोगे और वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सिमिलरली LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अगर x और y आपके दो प्राइम नंबर्स हैं तो इनमें जितने भी प्राइम नंबर्स यूज हुए होंगे, जितने भी डिफरेंट उनकी हाईएस्ट पावर आप ले लोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला वाला वीडियो है, तो उसमें आपको फॉर्मूला एक क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B एक कंडीशन होती है कि अगर दो नंबर है उनका HCF और LCM आपको मिल जाए तो वो क्या होता है, HCF इंटू LCM जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। यानी A इंटू B किसके बराबर होता है, H इंटू L के बराबर होता है। तो जल्दी से इसको याद कर लो। पहले चैप्टर में बस इतनी ही सी चीजें दी गई हैं, बाकी इर्रेशनल प्रूव करने का एक सवाल आएगा, वो कि आपको प्रूव करने वाली वीडियो में अलग से बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरे चैप्टर पर। दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैं आपको इस वीडियो में फटाफट से बता देता हूं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, रियल नंबर के इज सेड टू बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ P ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। ऐसा नंबर जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना दे वही कहलाता है आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, केवल और केवल एक जीरो होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मोस्टली कितने जीरो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने मोस्ट जीरो हो सकते हैं, तीन ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। इन जनरल ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरो। n जीरो होंगे ये नहीं कर सकते, बस ज्यादा से ज्यादा n जीरो ही होंगे अगर n नंबर का डिग्री का पॉलिनोमियल है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है, और अगर इसका जीरो कहोगे तो वो होता है माइनस b बाई a, यानी कांस्टेंट टर्म -1 इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आपका जनरल टर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसमें सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस b बाई a। सिर्फ इसको याद कर लो। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई a। और b और c यहाँ पे आपके कांस्टेंट नंबर से, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितने होते हैं, सम ऑफ जीरोज कितने होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, c बाई ए। अल्फा बीटा गामा इंटू डी बाई ए कितनी होती है, माइनस डी बाई ए। अब देखो बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या होता है, पहले आपको सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा गामा, ये हो जाता है आपका माइनस बी बाई ए। फिर होता है आपका अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हो जाता है आपका सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाता है माइनस डी बाई ए। यानी पहले आपको निगेटिव मिला, फिर आपको पॉजिटिव मिला, फिर निगेटिव मिला। पहले सम ऑफ रूट्स, फिर टू प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। पॉलिनोमियल में यही सिर्फ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं यार अपने तीसरे चैप्टर पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्म दो लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, a1x b प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। अब साथ में आप इसको यूज करते हो तो इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहां पर a1 b1 जीरो नहीं है और a2 b2 जीरो नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाते हैं, साथ में जीरो हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्राइक मेथड। दोनों ही तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो जब साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व करते हो। अब जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल x एंड y सच दैट सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। मतलब अगर आप a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हो तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। सिस्टम के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब होते हैं जब
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। उस कंडीशन में सिस्टम के पास क्या होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। सिस्टम के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर पहला कंडीशन अपने दिमाग में डालिए, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दूसरा कंडीशन, इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन कब आएंगे, जब तीनों बराबर जाएंगे, और नो सॉल्यूशन कब आएंगे, जब पहला दूसरे के बराबर है बट तीसरा बराबर नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आके आपको कुछ एग्जांपल के साथ मैं एक और चीज बता देता हूं। जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसा दिखता है और कंडीशन ऑफ द सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दिया गया x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से आपने A1 अपॉन A2 निकाला, B1 अपॉन B2 निकाला और C1 अपॉन C2 निकाला। इससे आपको पता चला कि यार A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब ये क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अभी आपको ऊपर मैंने बताया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अब जब आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दो लाइनें होंगी जो कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर होंगी। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं कि इनका सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ कंडीशन फॉर द सॉल्वेबिलिटी क्या होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन देखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको A1 अपॉन A2 निकला, B1 अपॉन B2 निकला, C1 अपॉन C2। अब तीनों को आप देखते हैं कि आपके पास क्या आता है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि A1 अपॉन A2 प्लस B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, ये तीनों बराबर है, तो यहाँ पे इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं तो सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। जब भी आपको सॉल्यूशन मिलता है उस कंडीशन में आपका सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अब इसमें जो लाइंस होंगी एक दूसरे के ऊपर जाएंगी तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे के ऊपर जाती हैं। अब तीसरा कंडीशन है, जब आपके पास यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 मिलता है, उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है, उस कंडीशन में इसे हम कहते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। और हमारी जो लाइंस होगी ग्राफ पे वो कैसी दिखेंगी, पैरेलल लाइंस दिखेंगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब इसके आगे बढ़ते हैं यार। अब इसके आगे हमारी जो चीजें उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब ज्योमेट्रिकल मेथड से किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ये आपको देखना है। ज्योमेट्रिकल मेथड में जब आप लाइंस को अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से लाइन आपको दिखती है। अगर कोई एक पॉइंट पर आपका मिल जाता है तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वही आपका सॉल्यूशन होता है। और ये होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। और एक जब लाइंस पैरेलल होंगी तो एक दूसरे, जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी तो एक दूसरे के ऊपर जाएंगी। और यहाँ पे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यार पेयर ऑफ लाइंस जब आपकी पैरेलल हो जाती है तो आपके पास नो सॉल्यूशन, यानी ग्राफ पर लाइंस जब एक दूसरे से मिलती हैं तभी हमें कहलाता है कि ये आपको सॉल्यूशन देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। और आगे हमारे पास अब होता है एल्जेब्राइक मेथड। देखो एल्जेब्राइक मेथड में आपको तीन मेथड पढ़ने होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और एक मेथड होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी आपको ये चीज नहीं पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन होता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देते हैं। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, x या y का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, y की वैल्यू मिल जाती है और y की वैल्यू x में पुट करके एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यार चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म किस प्रकार से दिखता है, ये दिखता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें क्या होता है a जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, x आपका लीनियर टर्म है, c कांस्टेंट है और ये क्वाड्रेटिक टर्म है और ये एक्सप्रेशन होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं उसे, ये इक्वेशन हो गया। अब सॉल्यूशन निकालने का इसका क्या तरीका होता है, दो तरीके होते हैं। एक तो आपको पहला मेथड पढ़ाया जाता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं मैं फटाफट से आपको बता देता हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि ये वाला नंबर ही आपको मिले और तोड़ के आप यहाँ पे x और y का सॉल्यूशन निकाल देते हैं, इसको 0 से इक्वेट करके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको सिंपली क्या करना है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आता कहां से, ये फॉर्मूला आता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा मेथड होता है इसको निकालने का, सॉल्यूशन निकालने का, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। अब नंबर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आप सबसे पहले यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका d ग्रेटर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलते हैं, 2 रियल रूट्स मिलते हैं, 2 रियल रूट्स मिलते हैं। दूसरा अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है तो 2 इक्वल रूट्स मिलते हैं आपको।
अगर इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, डी इक्वल टू 0 होता है तो आपको ट्रू इक्वल रूट्स मिलते हैं। तीसरा, आपको अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगी तो नो रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पर भी देखेंगे, बट आपको ये चीज याद रखना चाहिए, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा 2 रियल रूट, डी की वैल्यू 0 के बराबर 2 इक्वल रियल रूट्स, और डी की वैल्यू लेस देन 0 तो नो रियल रूट। यहाँ पर हमारा कुछ चीज छूट रहा है, हालांकि मैं आपको ग्राफ बता देता हूं। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इसे कहते हैं अपवार्ड पैराबोला। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पैराबोलिक होता है, और अगर आपका ए की वैल्यू लेस देन 0 होता है, ए की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। जब यहां पर दो जगह अलग अलग जगह पर कट हो रहा है, इसका मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर हमारा यहीं पर क्या हो जाए, ये केवल और केवल एक जगह पे टच करे तो इसे हम कहते हैं डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू बराबर 0। अगर ये क्या हो जाए, ऊपर चले जाए तो ये क्या हो जाता है, डी इज लेस देन 0 और ए इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे भी क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0। अगर इस कंडीशन की बात करूं तो यहाँ पर अगर टच करता है तो ये हो जाता है डी इज इक्वल टू 0 और ए इज लेस देन 0। और एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब डी इज लेस देन 0 और ए इज लेस देन 0। तो आई होप आपको सारे ग्राफ भी समझ में आएगा। ये क्विकली रिवीजन करने का तरीका है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं यार अपने 5वें चैप्टर पर। 5वां चैप्टर है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। एपी बहुत आसान चैप्टर है, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं बात करूं कोई भी नंबर जहां पे एक कॉमन डिफरेंस आपको मिलता है किसी नंबर के बीच में, से 2, 4, 6, 8, 10, यहां नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। पहला टर्म जो होता है वो ए होता है, उसके बाद ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है। इसी प्रकार अगर आप चलोगे तो आपको जनरल टर्म क्या मिलता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलता है। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच प्रोवाइड्स द टू एंड फ्रो फ्रॉम द टर्म्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और डी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अब बात करते हैं यार nth टर्म, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप स्टार्टिंग से कोई भी nth टर्म निकालना चाहोगे तो उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, ए पहला टर्म है, एन क्या है जो टर्म आपको निकालना है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। अगर आप कोई भी टर्म लास्ट से निकालने जा रहे हैं तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ, अगर मान लीजिए हमने टर्म लिखा एक्स वाई जेड ए बी सी, अब हम लास्ट से ले रहे हैं तो ये जो डी की वैल्यू पॉजिटिव होती थी ये डी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा, मान लीजिए एल लिख दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। अब यही माइनस डी यहाँ आ जाता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, चलिए, तो ये हो गया स्टार्टिंग से और एंडिंग से। अब मैं बात कर लेता हूँ यार सम ऑफ टर्म की। तो सम ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। याद करो, याद रखना कि जब इसको मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप भी लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन या फिर एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक सबको। और दोस्तों में हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। जो टी ऑफ एन होता है वो एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1 होता है, यानी सम ऑफ nth टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म अगर आप निकाल लेते हो, सब्सट्रैक्ट कर लेते हो सम ऑफ nth टर्म में से, तो आपको टी ऑफ nth टर्म मिल जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जो कि आपको याद होने चाहिए। अब कुछ चीजें जो आपको जनरल चीजें हैं, आपको सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव नंबर क्या होता है, एन एन प्लस 1 बाई 2 होता है। और अगर अरिथमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो 3 नंबर अगर आपकी एपी उसमें है, अरिथमेटिक इसमें एपी में है, तो आपका जो मिडिल टर्म होता है वो ए प्लस सी बाई 2 होता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अब जैसे एपी में आपको क्या होगा, कहीं कहीं आपको 3 टर्म मानने होते हैं। तो जब भी आपको 3 टर्म मानना होगा तो आप मानोगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर आपको 4 टर्म मानना होगा तो कभी भी ए माइनस डी नहीं मानोगे, आप मानोगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ध्यान रखना, पांचवा की अगर मैं बात करूं 5 टर्म मानना होगा तो ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समाप्त होता है। अब हम पहुंचते हैं अपने नए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो यार देखो, मैं बहुत तेजी से आपको चीजें करा रहा हूं ताकि आपको क्विकली रिवीजन कर पाओ। लाइंस इन 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपको सब कुछ पता है। एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, ये याद रखिएगा। और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होती है ऑर्डिनेट कहते हैं। याद करने का तरीका क्या होता है, ए पहले आता है और एक्स पहले आता है, तो एक्स के साथ एब्सिसा।
और y बाद में आता है तो o बाद में आता है तो ऑर्डिनेट, ये याद रहेगा। पहला क्वाड्रेंट दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे x एक्सिस निगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों निगेटिव, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस आपका पॉजिटिव और y एक्सिस निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको पढ़ना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सभी लोगों को याद होना चाहिए। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट मॉड, और मॉड में हम हमेशा डिस्टेंस की वैल्यू लेते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले गया है सिंपल सा, उससे कोई मतलब नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पॉइंट अगर किसी चीज को डिवाइड करता है, सपोज एक्स एक पॉइंट है P जो कि AB लाइन को डिवाइड करता है M1:M2 रेशियो में, तो जो आपका x का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है M1x2 प्लस M2x1। अब देखिए पहले तो मैं इंटरनली की बात कर रहा हूं, याद करिएगा M1x2, M1 के साथ 2 वाला टर्म प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये जब ये P पॉइंट अंदर है, अगर यहीं पर P पॉइंट क्या हो बाहर हो जाए तो ये क्या हो जाता है M1x2 माइनस M2x1 अपॉन M1 माइनस M2 और M1y2 माइनस M2y1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया सबको, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अच्छा, यहीं पर बात आती है अगर बाइसेक्ट की, बाइसेक्ट ही आपका मिड पॉइंट होता है। ट्राइसेक्ट में क्या होता है, अगर मान लीजिए एक पॉइंट है जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो यानी क्या हो जाएगा ये 1 और ये 1। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये 1:2 ऑफ होल होगा, और इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये 2:1 ऑफ होल होगा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा जो कि आपको एग्जाम क्वेश्चन में यूज करने में काम देगा। मिड पॉइंट क्या होगा, अगर आर इसका मिड पॉइंट है तो वही 1:1 में हो जाता है, और 1 वैल्यू रखेंगे तो आपका सीधा सिंपल फॉर्मूला आ जाता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट। सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में आपका सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि आपके मीडियन से मिलकर बनता है, तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, देखिए जो कि है आपका चैप्टर नंबर 6 या 7 जो भी है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको सिमिलरली इस वाले ट्रायंगल में क्लास 10th वाले में सिमिलरिटीज पढ़नी होती है और कुछ थ्योरम पढ़ने होते हैं जिसके प्रूफ आपको अलग वीडियो में बताए गए, तो वहां से आप देख लीजिएगा। फटाफट से इसके फॉर्मूले जो भी है वो रिवाइज कर लेते हैं। दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कब होंगे, जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या फिर करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। ये होती है करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये और इसके करस्पॉन्डिंग ये, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये और इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरम है जो फटाफट से आप रिवाइज कर लीजिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट DE पैरेलल टू BC, तो क्या होता है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होता है। साथ ही साथ क्या होता है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी होता है। सिमिलरली DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC होता है। ये सब आता कैसे, जैसे इसमें क्या करोगे AD अपॉन DB में मान लो तुमने क्या किया -1 कर दिया या +1 कर दिया, और यहाँ पर AE अपॉन EC में क्या कर दिया +1 कर दिया, तो ये क्या हो जाता है AD प्लस DB हो जाता है, AD प्लस DB हो जाता है और नीचे DB हो जाएगा, और AE प्लस EC अपॉन में EC हो जाता है। AD प्लस DB क्या हो गया AB हो गया, नीचे DB हो गया, और ये हो गया AC अपॉन D। तो कौन सा वाला प्रूफ हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो भी आपको चाहिए। अब इफ ए लाइन डिवाइड्स से टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू, उसी का कन्वर्स हो गया। अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC दिया गया तो DE जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। तीसरा पॉइंट, if two triangles corresponding angles are equal then the corresponding sides are in the same ratio। अगर corresponding angle equal होगा तो corresponding side का रेशियो बराबर होगा, तो ये triangles क्या होंगे सिमिलर होंगे एक दूसरे के by AAA criteria। If in two triangles sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangle then the corresponding angles are equal, उसी का कन्वर्स है, तो इसके अकॉर्डिंगली भी आपके क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। If one angle of a triangle is equal to the another angle and the sides including these angles are proportional, सपोज करता हूं मैं ये एंगल की बात हो गया, इस एंगल तो इसके बटे ये और इसके बटे ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर है तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं SAS क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी ये जो हाइपोटेनस है
इसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के, या फिर अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेनस के, तो आप कह सकते हो कि एंगल बीच होगा 90 डिग्री होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, यानी अगर एबीसी एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स बने हैं ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ये वाला ट्रायंगल इस पूरे बड़े वाले, सब कुछ एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये सारी चीजें प्रूव की जा सकती है, हालांकि प्रूव आपको पढ़ना नहीं है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ ट्रायंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज है वो मैंने आपको रिवाइज करा दी है। अब चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर सर्कल पर। सर्कल बहुत एक आसान चैप्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सर्कल, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट जो कि सेंटर कहलाता है, उससे आपका एक ऐसा पॉइंट जो कि लोकस होता है, उसका पॉइंट का लोकस क्या कहलाता है, आपका सर्कल कहलाता है, जो कि इक्वी डिस्टेंट होता है सेंटर से। सेंटर से लेकर इस पेरिफेरी तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। एक पॉइंट मान लीजिए पी हो गया, तो ओपी क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस को हम डिनोट आर से करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है टेंजेंट और सेकंड। टेंजेंट क्या होता है, अगर एक लाइन जो है कि सर्कल को टच करते हुए जा रही है किसी एक पॉइंट पर, तो क्या कहलाती है, टेंजेंट। अगर किसी सेकंड क्या होता है, अगर एक लाइन जो है कि इसको कट करते हुए जा रही है सेंटर सर्कल को, तो ए और बी, तो ये क्या लाइन हो जाएगी, ए बी लाइन क्या होगी, इसकी सेकंड हो गई। बाहर से टच करके जा रही है तो कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, टेंजेंट पर कुछ प्रॉपर्टी होती है। देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं करेगा, क्योंकि सारे के सारे सेकंड बन जाएंगे। अगर सर्किल पर पॉइंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक बन सकता है टेंजेंट, केवल और केवल एक। ओनली देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ठीक, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड। अगर आपके पास एक सर्कल है, इसके बाहर आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, यहां से केवल और केवल आपको दो टेंजेंट मिल सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आपको दिखेंगे, PT1 और PT2। अब थ्योरम होते हैं, दो थ्योरम आपके प्रूफ पढ़ा दिए गए। वीडियो आपके यूट्यूब पर ही मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और साथ ही साथ ध्यान रखना, शाम को 6 बजे आपका एक लाइव सेशन है, तो सारे के सारे बच्चे जरूर आ जाइएगा करने। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius of the through the point of the contact। ये जो टेंजेंट होता है, ये सेंटर से क्या होता है, अगर एक रेडियस बनाते हैं तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है। और ये जो बाहर पॉइंट है, इससे अगर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो ये PQ और PR का लेंथ बराबर होता है। तो ये आपको फॉर्मूला था सर्कल का, जो कि आपको याद हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं यार नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके बेसिक फॉर्मूले होते हैं, जो कि आपको याद रहने चाहिए। साइन, कॉस, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट और सेकंड कोसेकेंड का। तो इसको याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। PBP अपॉन HHB। ठीक है, पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, और ये होता है आपका टैन थीटा। फिर इसको उल्टा कर दोगे तो आपको कोसेक थीटा मिल जाएगा, और ये से सेक थीटा मिल जाता है, और यहाँ से कॉट थीटा मिल जाता है। तो साइन थीटा कितना हो गया भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे हाइपोटेनस। कॉस थीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है आपका कॉट थीटा, ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टैन का उल्टा होता है। सिमिलरली सेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। वैल्यूज की बात तो वैल्यूज भी आपको याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 90 की 1। पलट के लिख दोगे कॉस मिल जाएगा, साइन अपन कॉस कर दोगे टैन मिल जाएगा, टैन को पलट के लिख दोगे तो कॉट मिल जाएगा, और सेक क्या होता है, कॉस का 1/cos सेक मिल जाएगा, और 1/sin आपका कॉसेक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, कुछ रिलेशन जो आपको पते होने चाहिए, वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। सिमिलरली यहां से लिख सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और यहाँ से आप cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/sec थीटा, और यहाँ पे आप tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा। ठीक है, चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होने चाहिए कि अगर आप इसमें रहते हो तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन कॉट और इसमें कॉसेक कॉस और सेक होते हैं। हालांकि आपको 90 माइनस थीटा का पढ़ना है तो सभी की सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, बस साइन का रिलेशन कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। इस तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको याद होनी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। सिमिलरली आप यहाँ से लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और एक और फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में और इसको लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। सिमिलरली आप यहाँ से लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप कॉट स्क्वायर के लिए भी सेम रिलेशन निकाल सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपका वही चीज यहाँ पे लिख के दिखा रहा है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। रिलेशन बिटवीन टेन विद साइन का, साइन की जगह साइन लिख दिया, कॉस की जगह आपके अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ यार हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उस फॉर्मूले से पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लीजिए आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट देते हो ऊपर ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला होता है आपका लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए यहाँ से कोई चीज देख रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान रखिएगा जो भी एंगल लेते हो आप हॉरिजॉन्टल से लेते हो, वर्टिकल से कभी नहीं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एंगल ये वाला डिप्रेशन का ये ले लेते हैं और ये गलत हो जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और सबसे जरूरी इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, टेन थीटा यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज होता है, साइन थीटा यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा यूज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर का भी यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल आ गया तो वो भी आप निकाल लोगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा पाई आर। अगर डायमीटर के साथ कहोगे तो यहाँ पे पाई आर प्लस डी हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली आपको सेक्टर और सेगमेंट सीखना है। सेक्टर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर इसे हम कहते हैं एक आर्क, और इस आर्क से आप सेंटर को मिला दिए रेडियस के साथ, तो ये जो एरिया बनता है इसे हम सेक्टर कहते हैं। जो छोटा वाला एरिया होता है उसे माइनर सेक्टर कहते हैं, जो बड़ा वाला एरिया बच रहा है उसे मेजर सेक्टर कहते हैं। अब क्या किया आपने ए बी एक कॉर्ड बनाया, और ये जो छोटा वाला एरिया बना इसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला एरिया क्या होता है मेजर सेगमेंट होता है। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है, यानी थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेक्टर पहले यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क में बता देता हूँ, थीटा अपन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, ये आपको याद होना चाहिए, थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। अब एल का यूज करके भी आप यहाँ निकाल सकते हो हाफ एल आर, आप याद रखना ये सेक्टर के साथ आपका सेक्टर का इसका सर्कल आर्क का रिलेशन होता है। ठीक, फार्मूला ऑफ द जो आपका ये सेगमेंट का एरिया होता है ये क्या होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और इसको भी निकालने का एक तरीका होता है, ट्रायंगल OAB को हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से निकल जाता है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसके ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा याद रखिएगा। दो अगर आपके फिगर मिल गए तो आपको इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ढेर सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार क्यूबाइड की। क्यूबाइड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेड हाइट आपकी इसकी ये डिस्टेंस ये होते हैं साइड्स होते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट होता है। लेटरल सरफेस एरिया 2LB/BH 2L प्लस बी इंटू एच लेटरल सरफेस, इसके छोड़ दो। टोटल सरफेस एरिया कितना 2LB प्लस BH प्लस HL स्क्वायर यूनिट होता है। लेंथ ऑफ द डायगोनल अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होती है। ठीक है, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर। अब बात कर लेते हैं यार इसी प्रकार से क्यूब भी होता है। क्यूब में क्या होता है वॉल्यूम हो जाता है L क्यूब हो जाता है या A क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर हो जाएगा आपका, और डायगोनल क्या हो जाता है L रूट 3 हो जाता है। सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया इंटू हाइट कर दोगे। करंट सरफेस क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट कर दोगे। टोटल सरफेस ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। बेसिक से याद करोगे सब याद हो जाएगा। कोण की बात करो तो एक स्लैंट हाइट होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है L इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये सिलेंडर का 1/3 होता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो पाई आर स्क्वायर
प्लस पाई आर एल होता है, क्योंकि आपका ये सी एस से कितना होता है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है। ये है आपका पाई आर एल, एल की जगह आप क्या रखते थे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर होती है और वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिकल होती है। स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर की मैं बात करूं तो वॉल्यूम आपका 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया करोगे तो इसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सिलेंडर हॉलो हो जाता है, तो आपका वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा था। अब इसमें क्या कर लेते हैं कि ये वाला एरिया आपका आप कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है, ठीक। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपका सीएससी ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस सीएससी ऑफ इनर सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, और इसके साथ अगर टोटल सरफेस एरिया लोगे तो ये आपका पूरा का एरिया माइनस दिस एरिया निकाल दोगे, इसको ऐड कर दोगे 2 टाइम्स करके, ठीक है। तो बेसिकली आप बेसिक याद रखना। स्फेरिकल सेल की अगर मैं बात करूं तो वही चीज हो जाता है आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, और आउटर सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर, इनर सरफेस एरिया आउटर सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनर सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट्स ऑल। इसमें अगर आपका मेल्टिंग वाला चीज आती है तो किसी भी चीज का अगर मेल्टिंग करते हो, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, इसको मेल्ट करके आपने क्यूबॉइड बनाया तो ये वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। वॉल्यूम सेम रखना है, इतना कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो आपको सारे के सारे इसके फॉर्मूले इसके क्वेश्चन लग जाएंगे। अब होता है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन पढ़ना है, मीन मीडियन मोड। क्या पढ़ना है, मीन मीडियन और मोड पढ़ना है, ठीक। मीन की अगर मैं बात करूं तो मीन आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, बार होता है समेशन ओवर एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई, ठीक है। क्लास मार्क आपको निकालना है, एस आई निकालना, एक्स आई निकालना है। ये क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। एक्स आई का एक लेंथ वो निकाल लोगे डेटा, और एक्स बार सीधा एफ आई इंटू एक्स आई कर दोगे जो जितने दिया गया है। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या कर लेते हैं कि हम एक्सआई में एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और वहां से उस चीज को निकाल सकते हैं। हालांकि आपको डायरेक्ट मेथड से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे एज्यूम्ड मीन लगा दोगे। स्टेप डिविजन नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए अगर मैं बात करूं मीडियन की, तो मीडियन अगर आपको डायरेक्टली बात किया जाए तो इफ जहां पे अनग्रुप्ड डाटा होता है, ये चीज आपका ग्रुप्ड डाटा का है। अनग्रुप्ड डाटा की अगर मैं बात करूं तो इफ एन इज ऑड तो मीडियन आपका होता है n प्लस 1/2th टर्म, और अगर n इज इवन तो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म होता है बाई 2। मीडियन अगर आपका ग्रुप्ड डाटा आ गया तो L यानी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू h, और फ्रीक्वेंसी जो आपका मीडियन क्लास होगा। मोड का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो L लोअर लिमिट f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2। f1 जो फ्रीक्वेंसी है, f0 उससे पहले की, f2 उसके बाद की, h, ठीक है। h इज द हाइट ऑफ द क्लास। मीडियन, मोड और मीन में रिलेशन क्या होता है भाई साहब, 3 मीडियन इज इक्वल टू 1 मोड प्लस 2 मीन होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन होता है, यानी 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड होता है, ठीक है। मीन मीडियन मोड याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हो गया। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी में आपको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 तक लाई करती है, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में है। अगर कई सारे होते हैं तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 होता है, जितने भी इवेंट होते हैं। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होता है, 1 होता है, और प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो दैट्स ऑल। मैंने कोशिश किया है इसको 33 मिनट में 34 मिनट में पूरा फॉर्मूला आपके जितने भी यूज होते हैं इस चैप्टर में वो मैंने रिवाइज करा दिए। आई होप आपने पूरा क्विकली रिवीजन किया होगा और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को आप दोबारा, तिबारा, चौबारा आप देख सकते हो रिवीजन पर्पज से। इसके नोट्स आप डाउनलोड कहाँ कर सकते हो, रैंकर्स NTSC 2023 से। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।